तो आज बच्चों मैं आपके लिए काफी ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स लाया हूं। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों हमारा स्टेप नंबर 4 कि ये जो O2 रिच ब्लड हम लोगों ने टिश्यूज तक ले गए हैं। डायफ्राम जो होता है बच्चों हमारे थोरैसिक कैविटी के फ्लोर पे होता है, नीचे होता है, ठीक है। और डायफ्राम का मूवमेंट कुछ ऐसा होता है बच्चों। रिलैक्सेशन में बच्चों आप जैसे ही गुब्बारा लो, उसको अगर आप प्रेस करो और ऊपर से खुलाओ तो एयर कैसे बाहर जाएगा बच्चों। आप लोग ने नॉर्मल बिना कोई एफर्ट के इतना एयर ब्रीद इन किया था फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की जगह आप गैसेस में क्या बोलेंगे कि गैसेस का डिफ्यूजन। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू नीटेक्स बाय संकल्प वेदांतु। बच्चों आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने 11th स्कूल सीरीज को और आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक जूलॉजी का सेशन बाय योर वेरी ओन वेंकी सर। बच्चों इस सेशन में हम लोग ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि फ्यू टॉपिक्स जो है मैंने वो अगले सेशन के लिए छोड़ दिए थे, ठीक है। और इसी रीजन के कारण बच्चों आज के हमारे सेशन में हम ये ब्रीदिंग के कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे बच्चों हम लोग 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये जो बच्चों सीरीज है हमारा, अगर आप पहली बार ये सीरीज का वीडियो देख रहे हैं तो ये स्पेशली केटर करता है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के स्कूल के एग्जाम्स के लिए जहां पे हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंटली बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ने से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन चीज़ों को समझ के अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और याद रखना बच्चों सब्जेक्टिव पेपर लिखने के लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप नीट का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो नीट का एग्ज़ाम शायद आपका अगर आपने क्लियर कर लिया बच्चों वुड बी वन ऑफ अ वेरी फ्यू एग्जाम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत समय के लिए वो आपका आखिरी पेपर रहेगा बच्चों जहां पे आप एमसीक्यू पैटर्न में दे रहे हो। जब आप बच्चों अपने कॉलेज में जाओगे और आपके कॉलेज के एग्जाम दोगे बच्चों वो भी सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर से ही आपको बच्चों कंसेप्ट क्लैरिटी आता है और कंसेप्ट को एक्सप्रेस करना आता है, राइट। तो बच्चों हमारा मिशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों मैं ये बोल के स्कूल के सिलेबस को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ कि ये स्कूल का प्रिपरेशन है, ये अलग है बच्चों। मैं इसको बुलाऊंगा कि ये आपके कंसेप्ट का क्लैरिटी है, राइट। और अगर आप कोई भी टाइप का पेपर दे रहे हो आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज बच्चों मैं आपके लिए काफ़ी ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स लाया हूँ, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टेप्स इन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आज पहले तो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते बच्चों हम लोग जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, उनके पास कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स को हम लोग ने टच किया था। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों कंडक्टिंग जोन के बारे में सुना था, एक्सचेंज जोन के बारे में सुना था, एंड वहीं से आगे बढ़ते हुए हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखना चाहते हैं कि अगर बच्चों मैं एज अ ह्यूमन, अस एज अ एनिमल रेस्पायर करना चाहते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स जिनमें ये रेस्पिरेशन कैरी आउट होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों बात करूं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन की तो इसको बच्चों मैं ब्रॉडली तोड़ सकता हूं 5 मेजर स्टेप में, ठीक है। तो हमारा रेस्पिरेशन का स्टेप नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन विल बी कि हमें हमारे एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस का एक्सचेंज करना है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 हियर विल बी ब्रीदिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 1? ब्रीदिंग, दैट इज exchange of O2 CO2, exchange of O2 and CO2 with the atmosphere, ठीक है। ऑल राइट, एटमॉस्फेयर की जगह एटमॉस्फेरिक गैसेस या एटमॉस्फेयर चल जाएगा, ठीक है। सो बच्चों हम लोग एटमॉस्फेयर से O2 रिच एयर अपने लंग्स के अंदर लाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, CO2 रिच एयर को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो CO2 और O2 रिच एयर को एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करने को हम लोग ब्रीदिंग बुलाते हैं, ठीक है। सो ब्रीदिंग में बच्चों मियर मूवमेंट ऑफ गैसेस है, देयर इज नो डिफ्यूजन। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे जाके टच करेंगे, ठीक है।
जो सेकेंड स्टेप रहेगा बच्चों, जो आप लोग ने एल्वियोलाई तक अपने गैसेस ले आए हो, ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड स्टेप वुड बी डिफ्यूजन ऑफ O2 from alveoli to blood and CO2 from blood to alveoli. From blood to alveoli. So जो हम लोगों ने एयर को अपने एल्वियोलाई तक लेके आए हैं बच्चों बाय द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसको फाइनली हम लोग ब्लड के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया को एक नाम भी दिया जाता है बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्या बुलाते हैं हम लोग इसको? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुलाते हैं, ठीक है. अब हमारा खून इस गैसेस के साथ क्या करेगा बच्चों? वो O2 रिच जो ब्लड है, O2 रिच ब्लड विल मूव टुवर्ड्स अवर टिश्यूज, और टिश्यूज में जो बच्चों CO2 रिच ब्लड है, जिन्होंने CO2 टिश्यू से उठाया है, वो मूव करेगा हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है. तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है. थर्ड स्टेप विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी विया ब्लड, ठीक है. ब्लड के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है बच्चों? हम लोगों ने अपने गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया है इधर उधर, ठीक है. नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों हमारा स्टेप नंबर 4 कि ये जो O2 रिच ब्लड हम लोगों ने टिश्यूज तक ले गए हैं, टिश्यूज क्या करेंगे? वहां से O2 उठा लेंगे, और बच्चों जो उन्होंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी किया जिससे कि CO2 बना है, ये CO2 टिश्यू से दोबारा मूव करेगा किसके तरफ? ब्लड के तरफ, ठीक है. तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा बच्चों डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, और साइमल्टेनियसली एंड CO2 मूव करेगा कहां से? फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, ठीक है. ऑल राइट. अब बच्चों इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बुलाते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है. क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन बुलाते हैं, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फाइनल स्टेप इन रेस्पिरेशन, की पहली बात है ये O2 हम यूटिलाइज कहां कर रहे हैं, और ये CO2 आ कहां से रहा है. ये करने के लिए बच्चों हम लोग अपने लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें बच्चों O2 यूटिलाइज्ड बाय सेल्स टू रिलीज एनर्जी and also forming CO2 as byproduct, ठीक है. तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बुलाते हैं. क्या हम लोग इस चैप्टर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं? नहीं. क्या हम 11th में सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं? हाँ, ठीक है बच्चों. इवन दो सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादातर क्या सारे ही एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है, ठीक है, कि इट यूजेस द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. तो चाहे बच्चों आप प्लांट हो, एनिमल हो, एक प्रोटिस्ट हो, एक फंगस हो, आप सब ये प्रोसेस करते हो एनर्जी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है. तो ये जो एनर्जी ड्रॉइंग प्रोसेस है O2 को इस्तेमाल करके बच्चों, इसे ही हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बुलाते हैं. इवन दो ये हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, जो दीपाली मैम आपको पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. लेकिन याद रखना बच्चों, इट इज नॉट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हम में भी होता है, ठीक है. तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाएंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बुलाएंगे, ठीक है. क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बुलाएंगे, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है. एक हो जाएगा ब्रीदिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर हम अपने गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे बॉडी में, फिर हम टिश्यूज के साथ एक्सचेंज करेंगे विच इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, और फाइनली टिश्यूज O2 का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देंगे, ठीक है. ऑल राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है.
जैसे कि मैंने बोला बच्चों, हमें इस चैप्टर में क्या क्या टच करना है। हमें इस चैप्टर में बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, कि एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या मेजर प्रिंसिपल्स है जिसके कारण ये डिफ्यूजन हो पाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम लोग सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं, क्या सेम प्रिंसिपल्स हमारे गैसेस पे भी अप्लाई होते हैं डिफ्यूजन करने के लिए। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी पढ़ने वाले हैं कि ब्लड में ऐसे क्या मीडियम्स है जिसके थ्रू हम लोग अपने O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने मेंशन किया बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नाम का एक टॉपिक आपको दीपाली मैम पढ़ाएगी जिसमें इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट बच्चों, चलिए लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, ब्रीदिंग इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू आवर लंग्स और लंग्स से फिर बाहर। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग शब्द का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग शब्द का मतलब होता है बच्चों मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस या एयर फ्रॉम एटमॉस्फियर into our lungs, into our lungs and from the lungs to the atmosphere. ठीक है, to the atmosphere. ठीक है, ऑल राइट। सो सिंपली अगर मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एयर को बच्चों बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मूव करवा रहा हूं। ठीक है, राइट और बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसी पार्ट में बच्चों मैं बहुत हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि बच्चों साइंस एक कलेक्टिव यूनिट है। ठीक है, जबकि आपके 11th 12th 9th 10th आप में बताया जाता है कि बच्चों ये जो टॉपिक्स है ये फिजिक्स है, ये जो टॉपिक्स है ये केमिस्ट्री है, ये जो टॉपिक्स है बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बोला जाता है कि ये ज़ूलॉजी है, बॉटनी है। लेकिन बच्चों साइंस को हमेशा कलेक्टिवली ही समझा जाता है, क्योंकि बच्चों पहली बात है कि हम सब बायोलॉजिकल एंटिटीज है तो बायोलॉजी सब पे अप्लाई होता है। दूसरी बात है क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और हम खुद केमिकल से बने हैं, तो हमारे ऊपर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ग्रेटली हमारे लाइफ और हमारे लिविंग स्टेट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और बच्चों ब्रीदिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको फिजिक्स का एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, या आपको आता ही होगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ गैसेस के लिए आपको बच्चों ग्रेडियंट चाहिए प्रेशर में। गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये ब्रीदिंग में भी अप्लाई होता है, दुनिया में जो बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं उसमें भी आता है। यहां तक बच्चों जो हमारे वेदर पैटर्न्स है, जो रेन्स है, जो टॉरेंशियल करंट्स है बच्चों, ये सारे चीजें भी प्रेशर ग्रेडियंट के प्रिंसिपल के कारण ही समझे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा हो गया बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज अ लॉ जो बताता है कि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना घटेगा, वॉल्यूम जितना कम होगा प्रेशर उसके अंदर के गैसेस का बढ़ जाएगा। ठीक है, और ब्रीदिंग के ऊपर भी सिमिलर प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो उस शॉर्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि बॉयल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है ब्रीदिंग के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो डू चेक इट आउट। वहां पे बच्चों मैंने एक्सपेरिमेंटली ये समझाने की कोशिश की है कि हाउ डज बॉयल्स लॉ अप्लाई ऑन ब्रीदिंग। ठीक है, अब बच्चों सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच ब्रीदिंग इज बेस्ड अपॉन। ठीक है, सो द प्रिंसिपल्स इन विच ब्रीदिंग इज बेस्ड अपॉन इज नंबर 1, gases move from a region of high pressure to low pressure। ठीक है, कहां से कहां मूव करेंगे बच्चों? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरा याद रखना बच्चों कि ऑल्सो
Boyle's law states that Boyle's law state that pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। ठीक है, अगर बच्चों मैंने ये बहुत अच्छे से अगर एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर आपको फिजिक्स बेटर समझ में आता और कोई भी फिजिक्स का टीचर ये पार्ट देख रहा हो, तो इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स और लैग्ड क्लैरिफिकेशन, आई एम रियली सॉरी बच्चों। लेकिन इतना ये चीज समझना, फिलहाल इतना पार्ट ऑफ दिस लॉ समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स इट हैज मच मोर कॉनोटेशंस देन दिस। ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये बात सत्य है। ठीक है, और इसी सत्य के बेसिस पे बच्चों हमारा ब्रीदिंग का प्रिंसिपल्स बेस्ड है। ठीक है, अब बच्चों हमने जैसे कि बोला पिछले पार्ट में, मैंने आपको बताया कि जो हमारा थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो मिरर करता है पल्मनरी वॉल्यूम को। ठीक है, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर और पल्मनरी वॉल्यूम का मतलब होता है हमारे लंग्स और एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, सो याद रखना बच्चों, एनी चेंज in thoracic volume will reflect as a change in pulmonary volume। ठीक है, राइट। और हम लोग ने क्या देखा बच्चों कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और साथ ही साथ गैसेस मूव कर रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले, ये आप दिमाग में सोच के देखो कि अगर मुझे एयर को बाहर से अंदर मूव करना है तो अंदर होना चाहिए लो प्रेशर एरिया और बाहर होना चाहिए हाई प्रेशर एरिया, राइट। और अगर मुझे उसको अंदर से बाहर मूव करना है तो अंदर होना चाहिए हाई प्रेशर एरिया और बाहर आना चाहिए लो प्रेशर एरिया। तो अब यही अचीव करने के लिए हम थोरैसिक वॉल्यूम को मैनिपुलेट करेंगे। थोरैसिक वॉल्यूम मैनिपुलेट होगा तो बच्चों पल्मनरी वॉल्यूम मैनिपुलेट होगा, पल्मनरी वॉल्यूम मैनिपुलेट होगा तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, दैट इज एल्वियोलाई के अंदर का, हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर मैनिपुलेट होगा। तो अगर बच्चों आप लोग ने लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा तो गैसेस बाहर मूव करेंगे, और अगर बच्चों आप लोग ने अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया तो गैसेस अंदर मूव करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि आप लोग जानते हो कांस्टेंट होता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट होता है, शायद से, अगेन पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ब्रीथ करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, टू मूव द एयर इन एंड आउट वी नीड टू चेंज और मैनिपुलेट द थोरैसिक वॉल्यूम, जिस कारण पल्मनरी वॉल्यूम चेंज होगा, पल्मनरी वॉल्यूम चेंज होगा तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, सो हमारे यहां पे बच्चों एक फ्लो चार्ट अगर मैं बना दूं तो क्या हो जाएगा, चेंजेस इन थोरैसिक वॉल्यूम रिफ्लेक्ट होंगे एज चेंजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, चेंजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम, और चेंजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम रिफ्लेक्ट होंगे एज चेंजेस इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और बच्चा लोग अगर इंट्रा पल्मनरी प्रेशर चेंज हुआ तो उसके कारण ही गैसेस मूव कर पाएंगे। ठीक है, सो लीड्स टू मूवमेंट ऑफ गैसेस, और मूवमेंट ऑफ गैसेस ही क्या होता है बच्चों, ब्रीदिंग होता है। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैंने तो बहुत सिंपली पहला स्टेप क्या बोल दिया कि थोरैसिक वॉल्यूम चेंज करना है। आपका इमीडिएट सवाल यह रहना चाहिए, सर थोरैसिक वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, और थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करने के लिए ही हमें चाहिए थोरैसिक मसल्स। ठीक है,
अब बच्चों जो मसल्स है जो थोरैसिक वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। सो मसल्स, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। ओके, सो मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग देख लेते हैं। मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ठीक है। मसल्स किस में इन्वॉल्व है बच्चों? ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो मसल्स जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व रहते हैं उनका मेजर काम क्या होता है? मेजर काम इज टू मैनिपुलेट दी थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है। सो यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, दीज टू मैनिपुलेट थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं बच्चों, ठीक है। सो जो थोरैसिक वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने के लिए जो मसल्स है, लेट्स टेक अ लुक, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मसल हो जाएगा बच्चों हमारा डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है बच्चों हमारे थोरैसिक कैविटी के फ्लोर पे होता है, नीचे होता है, ठीक है। और डायफ्राम का मूवमेंट कुछ ऐसा होता है बच्चों, रिलैक्सेशन में वो ऐसा डोम शेप का होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। सो डोम शेप देन स्ट्रेट, डोम शेप देन स्ट्रेट, ठीक है। तो इसके कारण बच्चों जब ये डोम शेप का है तो थोरैसिक वॉल्यूम समझ लो इतना है, ठीक है। लेकिन जब ये स्ट्रेट हो जाता है तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस एंगल में वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों ऐसे ऊपर नीचे वाले प्लेन या एक्सिस को एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बुलाते हैं। एंटीरियर का मतलब डायफ्राम के सामने और पोस्टीरियर का मतलब है डायफ्राम के तरफ, ठीक है, डायफ्राम से पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डायफ्राम है जो यहां पे मैनिपुलेट करेगा। इसके अलावा हमारे पास बच्चों रिब्स के बीच के मसल्स है जिसको इंटरकोस्टल मसल बुलाते हैं। कोस्टा वर्ड इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब रिब्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों जो रिब्स के पास से आर्टरीज और वेन्स जाते हैं उनको कोस्टल आर्टरीज और कोस्टल वेन्स बुलाते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज होता है रिब्स के एंड में उनको कोस्टल कार्टिलेज बुलाते हैं। सो कोस्टा वर्ड किससे एसोसिएटेड है बच्चों? हमारे रिब से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों? एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो इन ऐसे नाम दिए गए हैं। अगर बच्चों ये दो रिब्स है तो इसके बाहर के साइड में जो प्रेजेंट है वो एक्सटर्नल है, मतलब टुवर्ड्स द आउटसाइड, थोरैसिक वॉल के तरफ, जो थोरैसिक वॉल मतलब अपने स्किन के तरफ, ठीक है। तो ये रिब्स है तो अंदर थोरैसिक चेंबर है। जो रिब्स को बाहर से लाइन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जो पीछे से अंदर से लाइन कर रहे हैं वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इसमें से बच्चों मैं एक छोटा सा स्टार लगाना चाहूंगा हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे और डायफ्राम पे। ये स्टार का मतलब है बच्चों कि ये लोग मेन मसल्स है हमारे नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और हमारे अब्डोमेन के मसल और थोड़े बहुत नेक वेक के भी मसल होते हैं बच्चों, ये मिलके हमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। सो फोर्सफुल मूवमेंट्स करने में भी मदद करते हैं। तो बच्चों एडिशनल मसल्स इन अबडोमेन भी मदद करते हैं बच्चों, ठीक है, फॉर ब्रीदिंग। सो दीज आर दी 3 मेजर मसल्स विच हेल्प अस टू ब्रीद, ठीक है। और बच्चों हमारे ब्रीदिंग को हम लोग ब्रीफली क्लासिफाई कर देते हैं 2 स्टेप्स में, ठीक है। सो इट इज ब्रीफली क्लासिफाइड इनटू 2 स्टेप्स। अगर मैं सांस अंदर लेना चाहता हूं तो उसको हम लोग बुलाएंगे इंस्पिरेशन, और अगर मैं सांस बाहर छोड़ना चाहता हूं तो उसको हम लोग बुलाएंगे एक्सपीरेशन। तो व्हाट आर द 2 स्टेप्स बच्चों? द 2 स्टेप्स आर इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ठीक है। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ब्रीदिंग और साथ ही साथ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग।
चलिए लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, इंस्पिरेशन बुलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये है हमारा थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी के डाउन साइड में अगर मैं देखूं, नीचे वाले पार्ट में देखूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा डायफ्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये डायफ्राम। ठीक है, और यहां पे बच्चों बाहर वाली साइड में प्रेजेंट रहेंगे हमारे रिब्स के बीच में, सॉरी, ठीक है, रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहेंगे EICM। EICM किसको मैं एब्रीवेट कर रहा हूं बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को मैं एब्रीवेट कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों मुझे इंस्पिरेशन में करना क्या है, सांस को बाहर के एटमॉस्फेयर से खींच के अपने लंग्स के अंदर लाना है। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा बच्चों, मूवमेंट ऑफ एयर विल बी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। तो आप पहले ही अपने दिमाग में प्री रिक्विजिट रख लीजिए, अर्थात कि ये होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये होने के लिए बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए और अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। अब एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज करना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं, अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर कम कर सकते हैं। वो करने के लिए हमारे पल्मोनरी थोरैसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। बढ़ेंगे तो प्रेशर घटेगा और एयर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए बच्चों कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों, इंस्पिरेशन में सबसे पहले तो ये होता है, ओके, साइमल्टेनियसली दो चीजें होती है। हमारा ब्रेन हमारे EICM और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने बोलता है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, मेकिंग इट फ्लैट, मेकिंग इट फ्लैट। कैसा हो जाता है बच्चों, हमारा डायफ्राम काइंडा स्ट्रेटन अप हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, फ्लैट होने के कारण बच्चों डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, किसके तरफ मूव करेगा बच्चों, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो हमारा डायफ्राम क्या हो गया बच्चों, हमारा डायफ्राम हो गया है फ्लैट। ठीक है, और फ्लैट होने के कारण डायफ्राम कहां मूव कर रहा है बच्चों, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। साथ ही साथ बच्चों साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, पुलिंग रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो काइंडा आप ये एक्सपेरिमेंटली भी समझ सकते हैं बच्चों, जब हम लोग सांस, बच्चों ये तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गया, लेकिन आप जब फोर्सफुली एयर को अंदर खींच रहे हो, देखिए आपके चेस्ट और रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उसके कारण बच्चों देखो डायफ्राम नीचे जाने के कारण ऐसा स्पेस बढ़ गया है, EICM रिब्स और स्टर्नम को बाहर खींचेगा तो ऐसा स्पेस बढ़ गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, इसके कारण यह होगा कि थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। कौन से एक्सिस में इंक्रीज हो गया है बच्चों, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो गया। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, डोर्सो वेंट्रल मतलब आगे पीछे, ऐसा। ये हो गया हमारा वेंट्रल साइड, ये हो गया डोर्सल साइड, तो ऐसे एक्सपैंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के कारण थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ चुका है। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया है बच्चों, तो लंग्स के दीवार भी खींचेंगे। लंग्स के दीवार अगर खींचेंगे बच्चों, तो इन जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ चुका है। सो दिस, ये दोनों सबूतों को नजर में रखते हुए हमें क्या समझ में आएगा बच्चों, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस।
ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो बच्चों बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीसेस, कितना कम हो जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो चुका है ना बच्चों, तो तब क्या होगा, एयर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो बाहर से जो हमारा एयर है, ठीक है, बाहर से जो हमारा एयर है वो हमारे नोज से होते हुए, हमारे ट्रेकिया से होते हुए हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों हमारा इंस्पिरेशन। ठीक है, तो फाइनल स्टेप क्या हो गया बच्चों, फाइनल स्टेप ये हो गया है कि एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर moves into our lungs। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कहां मूव करेंगे बच्चों, हमारे लंग्स के अंदर मूव करेंगे। ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली डिस्क्राइब करता है किसको बच्चों, हमारे इंस्पिरेशन वाले प्रक्रिया को। ऑल राइट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब बच्चों देखो, इंस्पिरेशन अगर आपको समझ में आ गया ना, आपका मैक्सिमम काम हो गया है। अगर आपको एक्सपायर करना है बच्चों, तो इसका बिल्कुल आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हमारा एक्सपिरेशन। चलिए, एक्सपिरेशन तो रिलेटिवली अब सिंपल हो ही चुका है, तो उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सो एक्सपिरेशन के स्टेप्स आप भी बच्चों वीडियो पॉज करके मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं उसको पहले नोट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, नोट डाउन करने से पहले बच्चों अपन लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था, अब रिलैक्स स्टेट में चले गया। रिलैक्स स्टेट में जाने के कारण बच्चों डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। तो बच्चों हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो हमारा थोरैसिक कैविटी है वो छोटा हो चुका है। हमारे जितने भी EICM है बच्चों वो भी अब रिलैक्स कर चुके हैं, तो स्टर्नम और रिब्स अंदर की तरफ, नीचे और अंदर की तरफ चले जाएंगे। अब ये नीचे और अंदर की तरफ चले गए बच्चों, तो उसके कारण थोरैसिक कैविटी छोटा हो जाएगा इन दी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ऐसा सिकुड़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा स्पेस है बच्चों थोरैसिक कैविटी का वो कम हो गया है। थोरैसिक कैविटी का स्पेस अगर कम हो गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। बच्चों आप जैसे गुब्बारा लो, उसको अगर आप प्रेस करो और ऊपर से खुलाओ तो एयर कैसे बाहर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अंदर का वॉल्यूम कम कर रहे हो, अंदर का वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर बाहर चले जाएगा। तो अंदर से जो भी एयर है बच्चों वो अब जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक से भी ज्यादा हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो गया बच्चों तो एयर कहां मूव करेगा, एयर बाहर की तरफ मूव करेगा। राइट, तो बच्चों इसके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, इसके स्टेप्स हो जाएंगे कि साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ EICM और डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम relaxes and becomes, ठीक है, and becomes dome shaped। ठीक है, कौन से शेप का हो गया है बच्चों, ये डोम शेप का हो गया। ठीक है, और यहां पे EICM भी रिलैक्स करेगा, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कैसे, ध्यान देना बच्चों कि IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का मैंने फिलहाल कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, सो EICM रिलैक्सेस एंड पुशेस sternum
एंड रिब्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ धक्का दे देंगे, ठीक है। इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, थोरैसिक जो वॉल्यूम है हमारा वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीसेस इन कौन सा एक्सिस बच्चों, इन ऊपर नीचे वाला एक्सिस, दैट इज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीसेस इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ऑलराइट, अब बच्चों अगर मैं इन दोनों सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखूं तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, यहां पे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, यहां पे पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनी चेंजेस इन दी थोरैसिक वॉल्यूम विल रिफ्लेक्ट इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। सो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीसेस, जिसके कारण बॉयल्स लॉ अप्लाई करने से क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीसेस, कितना इंक्रीज होगा बच्चों, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीसेस मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो एयर हमारे बॉडी के अंदर से कहां चले जाएगा बच्चों, एयर हमारे बॉडी के अंदर से, लंग्स के अंदर से बाहर चले जाएगा। एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बाहर चले जाएगा बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक्सटर्नल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की कहानी, ठीक है। अगर बच्चों ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, अगर आप लोग को थोड़ा ज्यादा सांस खींचना है या बच्चों आपका बर्थडे है तो आपको कैंडल्स बुझाना है, तो इसके लिए आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना चाहते हो, तो इसके लिए बच्चों आप एडिशनल मसल्स जो अब्डोमेन में है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है और थोड़े गले के मसल्स इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज यहां पे कंसेप्चुअली नोटिस करना, एक्सपिरेशन करने के लिए आपके सारे मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, इंस्पिरेशन करने के लिए आपके सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस जहां पे एनर्जी खर्च होता है, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस जो खुद से हो जाता है, रिलैक्सेशन से हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास एक स्विच ऑन बटन है, उस स्विच ऑन बटन बंद हो गया तो ही स्विच ऑफ हो गया, राइट। तो इसीलिए बच्चों अगर आप लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कराया फिर मसल को छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट कराया तो इंस्पिरेशन हो गया, फिर मसल को आपने छोड़ दिया, आपने बोला रिलैक्स कर, रिलैक्स जब करेगा तभी एक्सपिरेशन हो जाएगा। सो दिस इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। अगर आपको ज्यादा ताकत लगाना है तो आप एडिशनल मसल्स का इस्तेमाल कीजिए जो अब्डोमेन में है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है और ये जो गले के जो थोड़े बहुत मसल्स है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों एक एवरेज नॉर्मल पर्सन 12 से 16 ब्रेथ लेता है पर मिनट, ठीक है, which constitutes breathing in and breathing out. One breath is equal to दोनों, ठीक है। सो याद रखना बच्चों, one breath is equal to inspiration प्लस एक्सपिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। और एक नॉर्मल ह्यूमन ऑन एन एवरेज, नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ्स 12
to 16 times in a minute। एक मिनट में 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन लेता है। ऑल राइट, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीदिंग और उसके दो स्टेप्स, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। कोई सवाल हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिएगा। ऑल राइट, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है ब्रीदिंग वॉल्यूम्स, ठीक है, जिसमें दो और सब टॉपिक आ जाता है, विच इज पायरोमेट्री एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब एक चीज याद रखना बच्चों कि हम लोग जितना एयर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं ये हमारे लंग्स की हालत को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारे लंग्स में, हमारे बच्चों लंग्स के स्ट्रेचेबिलिटी में, हमारे लंग्स के वॉल्यूम में, लंग्स में कोई डिजीज हुआ तो हम उतने आसानी से ब्रीद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितना हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है, जितना हवा वो बाहर आ रहा है, ये सब भी इफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए बच्चों हम लोग कितने वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं इसको मेजर किया जाता है बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री। और स्पायरोमेट्री से हम लोग अपने लंग्स का हेल्थ और किसी स्पेसिफिक डिजीज के डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, और उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। इसको हमें नेसेसरली पढ़ना नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऐसा नोज में क्लिप लगा दिया जाता है बच्चों स्पायरोमेट्री में, और एक छोटा सा बच्चों एक ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि एक मशीन से जुड़ा रहता है बच्चों। इसमें हमें ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग करके दिखाना होता है, और कितना हवा हमारे लंग्स के अंदर या लंग से बाहर मूव कर रहा है ये मशीन कैलकुलेट करते रहता है बच्चों। तो इसके हिसाब से हमें पता चलते हैं बच्चों हमारे लंग्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, ठीक है। तो यही हम लोग को समझना है बच्चों, और सबसे पहले हम लोग अपने ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक ग्राफ बनता है बच्चों जिसको अपन लोग स्पायरोमेट्रिक ग्राफ या टैकोग्राफ बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये जो स्पायरोमेट्रिक ग्राफ होता है ना बच्चों, ये हमें दिखाता है इन रियल टाइम, ये वो मशीन बनाता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर या लंग्स से बाहर मूव हो रहा है बच्चों, ठीक है। और इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स याद रखने वाले। अब बच्चों आपके नोज पे क्लिप लगा के डॉक्टर पहले आपको क्या बोलेगा कि अब नॉर्मली ब्रीद इन करो, ठीक है। सो जब आप नॉर्मली ब्रीद इन करते हो बच्चों, जैसे कि अभी अपन नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, कोई फोर्स या कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं इसमें, तो सिमिलर टाइप का ब्रीदिंग आप लोग करोगे। और जब आप सिमिलर टाइप का ब्रीदिंग करोगे तो कुछ इतना अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर जाएगा और उतना अमाउंट ऑफ एयर ही लंग्स से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों। ऑल राइट, सो ऊपर जा रहा है क्योंकि बच्चों हवा अंदर जा रहा है, और जितना आपने इंस्पायर किया है एक ब्रेथ में आप इंस्पायर करते हो, फिर उतना ही एयर एक्सपायर कर देते हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये फिलहाल ये दर्शा रहा है कि इतना हवा आपके लंग्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके लंग्स में लिविंग स्टेट में उसको इन्फ्लेटेड रखना है बच्चों, गुब्बारे को फुला के रखना है। तो इतना जो हवा है बच्चों आपके लंग्स को इन्फ्लेटेड रख रहा है, और जब आप ब्रीद इन करते हो तो इतना थोड़ा सा एयर आपके लंग्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ये जो इतना हवा आपके लंग्स के अंदर आ रहा है बच्चों, दिस अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। तो एक डॉटेड लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। दिस अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। और प्यार से बच्चों हम लोग टाइडल वॉल्यूम को टीवी भी बुलाते हैं। टाइडल वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीवी, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में एक हेल्दी पर्सन का टाइडल वॉल्यूम 500 ml के आसपास होता है बच्चों, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग एक ब्रेथ में आधा लीटर ऑफ एयर, 500 ml ऑफ एयर अंदर लेते हैं, 500 ml ऑफ एयर हम लोग एक्सपायर कर देते हैं। तो बच्चों देखो एक कैलकुलेशन भी एनसीईआरटी में दिया होगा कि मैंने आप लोग को पिछले ही स्लाइड में बताया बच्चों कि हम लोग एक मिनट में 12 से 16 ब्रेथ लेते हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 500 ml इंटू 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। इसका मतलब है ऑन एवरेज हम लोग कितना एयर वेंटिलेट कर रहे हैं बच्चों, कितना एयर ब्रीथ कर रहे हैं एक मिनट में, दैट इज 6 to 8 लीटर्स ऑफ एयर, ठीक है। 6 to 8 लीटर्स ऑफ एयर, दैट इज 6000 to 8000 ml ऑफ एयर हम लोग एक मिनट में ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा टाइडल वॉल्यूम।
अब बच्चों आपको वो जो स्पायरोमेट्रिक जो टेक्नीशियन रहेगा वो बोलेगा आप थोड़ी गहरी सांस भरिए, ठीक है, थोड़ा सा फोर्सफुली इंस्पायर या एक्सपायर कीजिए। फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, वो आपको फोर्सफुली इंस्पायर करने बोलेंगे, तो यू वुड बी लाइक, ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों, यहां पे फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने पे थोड़ा ज्यादा एयर आपके लंग्स के अंदर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो अप्रोक्सीमेट बच्चों याद रखना, मैं बहुत अच्छा एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना रहा हूं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट ग्राफ्स बना रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। तो बच्चों आप लोग ने नॉर्मल बिना कोई एफर्ट के इतना एयर ब्रीद इन किया था, राइट। तो एफर्ट लगाने पे जितना एक्स्ट्रा एयर आप ब्रीद इन करोगे वो है बच्चों आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अर्थात ज्यादा ताकत लगा के नॉर्मल के ऊपर इतना एक्स्ट्रा एयर आप अंदर खींच सकते हो। जितना एक्स्ट्रा एयर आप अंदर खींच सकते हो उसको हम लोग बुलाते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और प्यार से हम लोग इसको IRV भी एब्रिवेट करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के हेल्दी लंग्स का इंस्पिरेटरी वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होता है बच्चों, ठीक है। 2500 to 3000 ml ऑफ एक्स्ट्रा एयर टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम लोग ताकत लगा के अपने लंग्स के अंदर खींच सकते हैं। और याद रखना, जैसे कि मैंने बोला, जितना हवा आप अंदर लोगे उतना ही हवा आप बाहर भी फेंक दोगे। तो ताकत से ब्रीथ करने के बाद बच्चों वो एयर जो आपने एक्स्ट्रा अंदर लिया है वो बाहर भी चले जाएगा, ताकि लंग्स हमारे नॉर्मल स्टेट में दोबारा आ जाए, ऑलराइट। अब बच्चों हम लोग अगले वॉल्यूम की ओर बढ़ते हैं। अगले वॉल्यूम का नाम है बच्चों एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर आप बच्चों फोर्सफुली ब्रीद आउट करना चाहते हो, राइट, तो जब ब्रीद आउट करते हो, ताकत लगा के एक्स्ट्रा ब्रीद आउट करते हो, तो बच्चों इतना हवा अंदर आए, इतना हवा तो बाहर गया, आप थोड़ा एक्स्ट्रा हवा बाहर फेंक रहे हो। तो बच्चों नॉर्मली लंग्स में इतना रहता है, लेकिन आप इसमें से थोड़ा हवा बाहर फेंक देते हो जो इवेंचुअली वापस अंदर आ जाता है। लेकिन द अमाउंट ऑफ एयर which can be exhaled from the lungs by forceful expiration is called as expiratory reserve volume, ठीक है। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको हम लोग बुलाएंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ग्राफ। तो हम लोग कितना एक्स्ट्रा हवा बाहर फेंक पाए हैं बच्चों, इतना एक्स्ट्रा हवा बाहर फेंक पाए हैं, ठीक है। तो ये जो इतना एक्स्ट्रा हवा हमने बाहर फेंका है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या प्यार से हम लोग इसको एब्रिवेट करते हैं ERV। और ये होता है बच्चों 1000 ml टू 1100 ml, ठीक है, 1000 ml टू 1100 ml के आसपास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ताकत लगा के आप जितना एक्स्ट्रा एयर बाहर फेंक सकते हो उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बुलाते हैं। अब याद रखना बच्चों, जितना आपने बाहर फेंका वो दोबारा वापस आपके लंग्स के अंदर दोबारा एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन 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 देखो बच्चों, इतना एयर अभी भी हमारे लंग्स में बचा है। और बच्चों आप इस दुनिया की कितनी भी ताकत लगा लो, अपने मसल्स का कितना भी ताकत लगा लो, आप लंग्स को कंप्लीटली एम्प्टी नहीं कर सकते हो। देखो जरूरत पड़ने पे आप इतना एयर जरूर बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो बच्चों ये जितना एयर है ये हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, और इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? रेसिडुअल वॉल्यूम। So this amount of air which cannot be removed from our lungs at any given point of time, आप चाहे कितना भी ताकत लगा लो बच्चों, इसको नहीं रिमूव कर सकते हैं। This is called as residual volume। ये हो जाएगा RV, ठीक है। RV होता है बच्चों 1100 ml to 1200 ml, 1100 से 1200 ml के आसपास हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है एक हेल्दी ह्यूमन अडल्ट में, ठीक है।
तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो डेफिनेशन समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर विच कैन एंटर द लंग्स ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। The amount of extra air from the lungs which can be breathed out during forceful expiration is called as expiratory reserve volume. And the amount of air which is always present in lung and cannot be removed is called as residual volume. Residual volume के कारण ही हमारा lungs inflated state में होता है। अगर ये हवा चले गया बच्चों तो lungs completely collapse हो जाएंगे। तो जब तक हम जिंदा है तब तक हम रेसिडुअल वॉल्यूम को अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो सारे वॉल्यूम्स हो गए बच्चों। ये ऊपर जो 3 है ये हम लोग बच्चों स्पायरोमेट्री से गिन सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम को आप लोग स्पायरोमेट्री से नहीं, अप्रोक्सीमेशन से ही गिनते हो, क्योंकि बच्चों ये हवा आप बाहर मूव कर रहा ही नहीं पाओगे, जिसके कारण मशीन गिन ही नहीं पाएगा। ठीक है, इन वॉल्यूम्स के मदद से ना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटीज भी समझते हैं। अर्थात कैपेसिटीज का मतलब क्या है, क्षमता। ये वॉल्यूम का डेटा मिलने पे हम लोग बच्चों कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी देखते हैं। तो यहां जो हमने देखा ना बच्चों इस साइड में, दीज आर अवर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्या है बच्चों, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है। अब यहां हम लोग देखने वाले हैं समथिंग जो हमारे लंग्स के हेल्थ को दर्शाएगा, विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब बच्चों यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के एग्जाम में या नीट में ना बच्चों इन्हीं कैपेसिटीज के बारे में सवाल आता है। ठीक है, तो बच्चों कैपेसिटी समझ लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, अब पहला क्षमता हम लोग ये देखेंगे कि हम एक बार में कितना हवा इंस्पायर कर सकते हैं। अब बच्चों नॉर्मल के ऊपर अपन लोग एक बार में कितना हवा इंस्पायर कर सकते हैं। देखो टाइडल वॉल्यूम का हवा अंदर गया, फिर बच्चों मैंने एक्सेल किए बिना अगर ताकत लगा दिया और हवा अंदर खींच लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल के ऊपर इंस्पायर करने की क्षमता को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बुलाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक बार इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। ऑलराइट, इसके ऊपर हमने कितना हवा खींचा, ये टाइडल वॉल्यूम का, फिर ये पूरा हवा जो हमने एक बार में खींच लिया है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो दिस डब्बा हियर विल बी अवर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ऑलराइट। सो इतना जो हवा है ना बच्चों, इसी को हम लोग बुलाएंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैपेसिटी जिसको प्यार से हम लोग आईसी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों टीवी इतना प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। ऑलराइट, क्या हो जाएगा बच्चों, टीवी प्लस आईआरवी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली बच्चों हम एक बार में कितना हवा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ने टाइडल वॉल्यूम से टाइडल वॉल्यूम खींचा, टाइडल वॉल्यूम बाहर जा रहा है, फिर बच्चों बाहर जाते ही आप अगला ब्रेथ लेने से पहले ताकत लगा के एक्सेल करते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, आपने एक बार में इतना जो हवा बाहर गया है प्लस इतना जो हवा बाहर गया है उसको एक साथ बाहर फेंक दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, इसको हम लोग बुलाएंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी जितना एयर प्लस ईआरवी जितना एयर को आपने बाहर फेंक दिया है। ठीक है, तो इतने एयर को क्या बुलाया जाएगा बच्चों, इतने एयर को बुलाया जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड एज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी।
ऑल राइट। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसको प्यार से हम लोग ईसी बुलाते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवी प्लस ईआरवी। क्या हो जाएगा बच्चों, टीवी प्लस ईआरवी हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए अब हम लोग बच्चों और एक चीज देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग बच्चों इतना हवा मैक्सिमम खींच सकते हैं, इतना हवा हम मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर लंग के रिस्पेक्ट में देखूं तो कितना हवा मैक्सिमम अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, ये तो बच्चों मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं लंग्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ एयर की बात करूं तो कितना एयर टोटल में मैक्सिमम अंदर मूव हो सकता है और बाहर मूव हो सकता है, यह समझने के लिए बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग मैक्सिमम कितना हवा अंदर मूव करा सकते हैं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बाय फोर्सफुली एक्सपायरिंग। तो आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, जितना आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया वो दोबारा अंदर आएगा, इतना, ठीक है, इतना अंदर आया। फिर उसके ऊपर आप लोग ने नॉर्मली ब्रीद इन किया इतना और फोर्सफुली ब्रीद इन किया, तो बच्चों इतना एयर एक साथ मेरे लंग के अंदर आया है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर which can be moved into the lungs at the end of forced expiration is called as vital capacity। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, vital capacity बुलाएंगे, ठीक है। सो vital capacity इतना सारा हवा है बच्चों जो एक साथ मेरे लंग्स के अंदर आ सकता है। सिमिलरली बच्चों आप उल्टा भी बोल सकते हो कि आप लोग ने फोर्सफुली ब्रीद इन कर लिया तो ये हवा जो बाहर जा रहा है प्लस टीवी वाला हवा बाहर जा रहा है, अब फोर्सफुली एक्सपायर कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा, ये भी वाइटल कैपेसिटी ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑल राइट बच्चों याद रखना वाइटल कैपेसिटी जो होता है इससे काइंडा हमारा स्टेमिना डिफाइन होता है, ठीक है। क्या डिफाइन होता है, स्टेमिना, क्योंकि जितने तेजी से हमारा लंग्स जो है इन्फ्लेट और डिफ्लेट करेगा उतने इजीली हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाएंगे, जिसके कारण बच्चों हम लोग अच्छा खासा ऑक्सीजन के लेवल मेंटेन कर पाएंगे अपने बॉडी में, जिससे अपन कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज वीसी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज वीसी। वीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग ने फोर्सफुली हवा बाहर फेंका ईआरवी, आप लोग ने जितना हवा बाहर फेंका उतना अंदर भी ले लिया तो ईआरवी जितना हवा अंदर आया, प्लस बच्चों आप लोग ने नॉर्मली ब्रीद इन किया तो टीवी जितना हवा अंदर आया, प्लस आपने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया तो आईआरवी जितना हवा अंदर आ गया। तो ये जो टोटल है बच्चों इसी को हम लोग वाइटल कैपेसिटी बुलाते हैं। अब एक चीज देखना बच्चों, हमारे लंग्स में हम लोग जब ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, जब हमने ब्रीद इन किया बच्चों इतना हवा बाहर फेंक दिया ताकि ये नॉर्मल इस लाइन पे आ जाए, फिर हम लोग ने फोर्सफुली इंस्पायर किया तो उतना ही ब्रीद आउट कर दिया ताकि फिर से बच्चों इतना लेवल ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहे। आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, दोबारा इतना हवा अंदर खींच लिया ताकि नॉर्मली इतना एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट रहे। तो नॉर्मली फंक्शन करने वाले लंग्स में इतना एयर हमेशा रहता है, इससे ज्यादा आपने उठाया तो उसको बाहर फेंक देते हो, इससे आपने बाहर फेंक दिया तो वापस अंदर ले लेते हो। तो इतना हवा हमेशा जो मेंटेन रहता है ये लंग्स के फंक्शन करने के लिए जरूरी है। तो इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों, दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। सो दिस मच एयर इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, ईआरवी, जो अपन लोग एक्स्ट्रा एयर बाहर फेंक सकते हैं जिसको अपने को वापस अंदर भी लेना होगा, और हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम।
तो ये हो जाएगा बच्चों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ऑल्सो प्यार से कॉल्ड एज FRC। FRC में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? ERV आ जाएगा प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा RV। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बुलाएंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपका लंग्स एक टाइम पे कितना रख सकता है। ठीक है, तो आप ब्रीद इन करो बच्चों, आप पहले नॉर्मली ब्रीद इन करो। देखो ERV और आपका RV पहले से अंदर है, FRC आपके लंग्स के अंदर ही है। अब बच्चों ब्रीद इन करो नॉर्मली, तो अंदर गया है हवा। अब फोर्सफुली ब्रीद इन करो और सांस रोक लो। ठीक है, अगर आपने सांस रोक लिया तो इतना हवा तो पहले ही था, प्लस आपने टीवी से और हवा अंदर खींचा और IRV से और हवा अंदर खींच लिया, तो अब एक बार में आपके लंग्स के अंदर इतना हवा प्रेजेंट है बच्चों। जो एक बार में इतना हवा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी, अर्थात मैक्सिमम आपका लंग्स कितना इन्फ्लेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? टोटल लंग कैपेसिटी बुलाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ओके, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इतना पूरा हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, सो दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, सॉरी इसको प्यार से क्या बुलाते हैं बच्चों? इसको प्यार से TLC बुलाते हैं। TLC में क्या क्या आता है बच्चों? TLC में आता है हमारा, शुरू से स्टार्ट करते हैं, IRV प्लस TV प्लस ERV और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा प्लस RV। TLC ही वो कैपेसिटी है जो हमें बताता है कि हमारा लंग्स मैक्सिमम कितना इन्फ्लेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं बच्चों हमारे सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज विद देयर फॉर्मूला। देखो बच्चों, इस फॉर्मूला का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देखो जैसे कि TLC ये IC प्लस FRC भी बोला जा सकता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो बच्चों TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बच्चों। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, सारे जनरल फॉर्मूला याद हो तो अगर बच्चों यहां पे कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आते हैं, कोई अल्टरनेटिव फॉर्मूला के भी सवाल आते हैं, तो इस ग्राफ के माध्यम से आप लोग बहुत इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट क्या बच्चों? दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी होता है बच्चों समाप्त। अगर आपके कोई सवाल है बच्चों तो आपको हैंड्स रेज करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बच्चों। ठीक है, हम चलते हैं आज के हमारे आखिरी पड़ाव और हमारे आखिरी टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने अभी ब्रीदिंग तो पढ़ लिया, मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे बच्चों, उसमें से हम लोग है ना सेकेंड और फोर्थ स्टेप पढ़ने वाले। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। इनको हम लोग बुलाते हैं मिला के एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सो एक बार बच्चों हमारे बॉडी के अंदर एयर आ गया तो उसको हमारे ब्लड के साथ और ब्लड को उसको टिश्यूज के साथ एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs at 2 levels। ठीक है,
दो लेवल्स पे होता है बच्चों। लेवल नंबर 1 का नाम है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुलाते हैं। और दूसरा हो जाएगा बच्चों बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। और बच्चों ये एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए हमें डिफ्यूजन की जरूरत है, ठीक है। सो बच्चों डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। सो गैसेस आर एक्सचेंज्ड विया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। किससे होता है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। एंड इसको 3 मेजर फैक्टर इस डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों कि गैसेस को डिफ्यूज करने के लिए देयर शुड बी अ डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस गवर्न करेंगे कि गैसेस कहां से कहां डिफ्यूज होने वाले हैं। अब बच्चों मुझे पता है आपका अगला सवाल हो सकता है कि सर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है। अगर बच्चों हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है कंटेनर के अंदर, समझ लीजिए इस बॉटल के अंदर बच्चों काफी सारे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सारे गैसेस बच्चों इस बॉटल के दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अब बच्चों जब हम लोग ये प्रेशर ये दीवार के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हमें वो प्रेशर मिलेगा जो ये सारे गैसेस मिलके लगा रहे हैं। अगर बच्चों इनमें से मैं सिर्फ एक ही गैस का कंट्रीब्यूशन समझना चाहता हूं, समझ लो बच्चों हमारे दीवार पे 100 mm ऑफ Hg का प्रेशर लग रहा है, लेकिन उस मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, एक्सेट्रा। तो मेरे को सिर्फ इतना पता लगाना है कि इसमें से O2 ने कितना प्रेशर लगाया है। तो द परसेंटेज ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय O2 is called as partial pressure, या the magnitude of the pressure applied only by O2 in a mixture of gas is called as partial pressure. फॉर एग्जाम्पल बच्चों और एक दूसरा सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर समझ लो हमारी क्रिकेट टीम ने 300 रन बनाए हैं, एक क्रिकेट टीम ने 300 रन बनाए, लेकिन आप समझना चाहते हो कि इसमें से शुभमन गिल ने कितने रन बनाए हैं। तो 300 में से समझ लो बच्चों शुभमन गिल ने अगर 60 रन बनाए तो बच्चों इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेयर का क्या हो जाएगा? 60। टोटल तो 300 रन है लेकिन उसमें से 60 किसने दिया है बच्चों? इस XYZ प्लेयर ने दिया है, राइट। तो इंडिविजुअल गैस का कंट्रीब्यूशन इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो द प्रेशर अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल गैस in a mixture of gases is called as partial pressure. ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? पार्शियल प्रेशर बुलाएंगे. ठीक है, तो याद रखना बच्चों, पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है और हम जानते ही है कि डिफ्यूजन हमेशा होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. तो गैसेस के लिए आप सिंपली वो डेफिनेशन चेंज कर दीजिए. रादर देन सेइंग कि गैसेस का डिफ्यूजन फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप गैसेस में क्या बोलेंगे कि गैसेस का डिफ्यूजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर हो रहा है, क्योंकि बच्चों पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो गैसेस के डिफ्यूजन के केसेस में हमें पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट चाहिए. ये है बच्चों हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1. रिक्वायरमेंट नंबर 2 हो जाएगा बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अब ज्यादातर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो वेट होते हैं बच्चों. ठीक है,
और वेट होने के कारण गैसेस को अगर वो मेम्ब्रेन को पार करना है तो उसके अराउंड जो लिक्विड प्रेजेंट है पहले उसमें डिसॉल्व होना पड़ता है। तो जितना जल्दी कोई चीज डिसॉल्व होगा उतना वो अपना कॉन्सेंट्रेशन जाहिर कर सकता है और उसके कारण वो इजीली डिफ्यूज कर सकता है। इसलिए बच्चों गैसेस का सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है कि वो कितना धीरे कितना जल्दी डिफ्यूज कर पाते हैं। ठीक है, सो solubility of gases is directly proportional to rate of diffusion। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑल राइट। बेसिकली बच्चों जितना हाई सॉल्युबिलिटी, देखो अगर मैं सारे गैसेस को 1 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस दे दूं, अर्थात बच्चों अगर कोई भी कंटेनर है और उसको मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, और बच्चों यहां पे कुछ गैसेस है और यहां पे कुछ गैसेस है, बच्चों ये जो भी गैसेस है उनके बीच का डिफरेंस समझ लो बच्चों, यहां पे अगर 80 mm ऑफ Hg है तो मैं यहां पे 79 कर देता हूं। ठीक है, यहां पे अगर 50 mm ऑफ Hg है तो मैं 49 कर देता हूं। जो भी गैसेस है उनके बीच का डिफरेंस 1 mm ऑफ Hg का है। अगर समझ लो ऐसे ही हमारे पास दो गैसेस है, समझ लो ये है O2 के लिए और ये है CO2 के लिए, दोनों का डिफरेंस है बच्चों 1 mm ऑफ Hg। तो आपके हिसाब से बच्चों अगर डिफरेंस 1 mm ऑफ Hg का है तो शायद इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसका इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा डिफ्यूज करेगा बच्चों। ठीक है, तो जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है वो पर mm ऑफ Hg के डिफरेंस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करा पाता है बच्चों। तो याद रखना बच्चों यहां पे CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू O2। ठीक है, सो CO2 इज 20 to 25 times more soluble than O2, hence can diffuse more molecules per mm of Hg difference in partial pressure। ठीक है, 1 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हमने दोनों को दे दिया, O2 और CO2 दोनों को, तो CO2 ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करा पाएगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि CO2 को डिफ्यूज कराने के लिए आपको ज्यादा पार्शियल प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन O2 को डिफ्यूज कराने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको आगे समझ में आएगा बच्चों, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको हाफ बेक लग रहा है कि सर मेरे को सिर्फ 20 से 25% ही ये कंसेप्ट समझ में आया है, टेंशन मत लेना, आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बच्चों जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस डिफ्यूज कर रहे हैं वो जितना मोटा रहेगा उतना मुश्किल होगा डिफ्यूजन, जितना पतला रहेगा उतना आसान होगा डिफ्यूजन। अब बच्चों सबके लिए मेम्ब्रेन का थिकनेस सेम ही होता है। ठीक है, अगर समझ लो बच्चों ये एल्वियोलाई है हमारा, अगर मैं एल्वियोलर या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करूं, सो दिस इज माय एल्वियोलाई, ठीक है, एंड दिस इज माय ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल पास से चिपक के जा रहे हैं बच्चों हमारे एल्वियोलाई के। ठीक है, एल्वियोलाई से बिल्कुल पास से चिपक के जा रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो बच्चों गैसेस को इस मेम्ब्रेन को पार करके आगे निकलना है, राइट। ठीक है, ऑल राइट, तो बच्चों ब्लड के अंदर जाने के लिए बच्चों
उनको यहां से यहां गैसेस को डिफ्यूज कराना है। तो बच्चों एल्वियोलाई के अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। ठीक है, किससे बना है बच्चों? अंदर का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर का जो दीवार है बच्चों, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ऐसे पतले पतले सेल का लाइनिंग है बच्चों, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई को कवर करते हैं। ठीक है, और अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं बच्चों, ब्लड वेसल का जो एंडोथीलियम होता है, स्पेशली कैपिलरी का, वो भी बहुत ही पतला वन सेल थिक मेम्ब्रेन है बच्चों, विच इज अगेन मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। ठीक है, विच इज अगेन मेड अप ऑफ कौन सा एपिथेलियम बच्चों? स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो यहां पे भी एक पतले पतले लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, और बच्चों अगर ये दोनों एपिथेलियल सेल्स है, तो दोनों को सपोर्ट करने के लिए इनके नीचे और ये दोनों के बीच में हमें इनके नीचे अर्थात ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में, ठीक है, हमें थोड़े सब्सटेंसेस मिलेंगे जिसको बेसमेंट सब्सटेंस बुलाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बच्चों हर एपिथेलियम के बीच में, इनके नीचे। ठीक है, तो क्या क्या लेयर्स आ गए बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए। पहला लेयर तो आ गया है बच्चों स्क्वाइमस या फिर स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा बच्चों बेसमेंट सब्सटेंस। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? बेसमेंट सब्सटेंस। और यहां पे ब्लड वेसल के अंदर का लेयर विच इज दी एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे चाहे O2 हो या CO2 हो, भले ही O2 को बच्चों ब्लड के अंदर, सॉरी, भले ही O2 को एल्वियोलाई के अंदर से ब्लड में जाना पड़ रहा हो या CO2 को ब्लड से एल्वियोलाई में जाना पड़ रहा हो, दोनों के लिए बच्चों जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है वो है समान, सेम। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये क्राइटेरिया सारे गैसेस के लिए सेम होता है। ठीक है, तो चाहे वो O2 का डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड हो या फिर CO2 का डिफ्यूजन फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई हो, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन सेम रहेगा, क्योंकि सब सारे गैसेस को ये तीन मेम्ब्रेन को पार करने होंगे। स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस दोनों के बीच का, और एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, इनको पार करने पे ही ये पहुंचेंगे बच्चों, और इसी को हम लोग बुलाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है दैट इज लेस देन अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है बच्चों इनका थिकनेस, और इन्हीं लेयर्स को पार करके सारे गैसेस को आगे बढ़ना होगा। ऑलराइट, तो बच्चों क्योंकि ये सब के लिए सेम है, इट इज सेम फॉर एवरीवन, इसीलिए बच्चों ये जो क्राइटेरिया है ये सब के लिए कैसा होगा बच्चों? ये सब के लिए सेम होगा। तो बच्चों गैसेस का डिफ्यूजन कौन से दो क्राइटेरिया पे मेनली डिपेंड करेगा? फिर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे बॉडी में सारे कंडीशंस बने हुए हैं ना, ये परफेक्टली बने हुए हैं ताकि गैसेस जो है एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ मूव करें और ब्लड से फिर टिश्यू की तरफ मूव करें। ठीक है, तो ये बस एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों हमें इसको समझने के लिए पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि एल्वियोलाई में कितना प्रेशर है। हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें कितना प्रेशर है। हम लोग देख लेते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना प्रेशर है,
पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे जो टिश्यूज है उसमें कितना पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं बच्चों इसको। अब मेरे लाइन सीधे नहीं है बच्चों, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ऑल राइट, ओके, परफेक्ट। दो गैसेस के लिए देखेंगे बच्चों हम लोग। दो गैसेस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑल राइट, ओके। इस साइड आ जाएगा बच्चों, हम लोग पहले ऊपर देखेंगे O2 के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और नीचे देखेंगे बच्चों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, O2 एंड CO2। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बोला बच्चों हमारे बॉडी में कंडीशंस परफेक्टली बने हुए हैं ताकि O2 एल्वियोलाई से ब्लड में जाए, ब्लड से टिश्यू में जाए, और हमारे बॉडी में कंडीशंस परफेक्टली बने हुए हैं ताकि CO2 टिश्यू से ब्लड में जाए और ब्लड से एल्वियोलाई में चले जाए। ठीक है, सो बच्चों जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 159 mm ऑफ Hg। ये सारे जो वैल्यू दिए हैं बच्चों वो किस में है, mm ऑफ Hg में है, याद रखना। सो 159 mm ऑफ Hg है। और हमारे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब बच्चों याद रखना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गैसेस का डिफ्यूजन हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर में हो रहा है। तो बच्चों जो एटमॉस्फेयर का गैस है वो एल्वियोलाई में इस डिफरेंस के कारण नहीं आ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैस तो एल्वियोलाई में इंस्पिरेशन से आ रहा है। सो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द एल्वियोलाई इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर, नॉट पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों यहां पे जो गैस है वो अंदर आ रहा है ड्यू टू इंस्पिरेशन। क्यों अंदर आ रहा है बच्चों, इंस्पिरेशन से अंदर आ रहा है। फिर आप बोलोगे कि सर अगर वही हवा एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आ रहा है इंस्पिरेशन से, तो यहां का पार्शियल प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि बच्चों हमारा बहुत सारा एयर जो है वो हमारे कंडक्टिंग जोन में ही रहता है, थोड़ा सा एयर ही हमारे एक्सचेंज जोन में रहता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद चालू होती है डिफ्यूजन की कहानी, क्योंकि बच्चों हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है मात्र 40 mm ऑफ Hg। कितना होता है बच्चों? ओनली एंड ओनली 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन को पार करके कहां चले जाता है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चले जाता है, और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कारण कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखो बच्चों इधर जितना ऑक्सीजन है सब कुछ तो डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, एक सेकंड ना बच्चों, हां जी, तो जितना ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है उसके कारण हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 95 mm ऑफ Hg। क्या हो जाता है बच्चों? 95 mm ऑफ Hg हो जाता है, और हमारे टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 mm ऑफ Hg। तो एल्वियोलाई में था 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था 40, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर वो ऑक्सीजनेटेड बन गया, टिश्यूज के पास पहुंचा, टिश्यूज के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ज्यादा है, तो यहां से यहां एयर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों,
तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस की कहानी, ऑक्सीजन की कहानी। ठीक है, हमने चालू किया था बच्चों ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इंस्पिरेशन से, जिसके बाद बच्चों ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के द्वारा डिफ्यूज हुआ हमारे ब्लड में। ब्लड उसके कारण ऑक्सीजनेटेड बन गया, टिश्यूज के पास गया और इंटरनल रेस्पिरेशन से पहुंच गया हमारे टिश्यूज के पास। ठीक है, चलिए सिमिलरली CO2 की कहानी समझते हैं बच्चों। CO2 का पार्शियल प्रेशर इन आवर टिश्यूज इज 45 mm of Hg। कितना है बच्चों? 45 mm of Hg। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों? मात्र 40 mm of Hg। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां डिफ्यूज करेगा बच्चों? टिश्यू से डिफ्यूज कर जाएगा इनटू आवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बच्चों उसी सेम टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ऑक्सीजन दे दिया, तो बच्चों हमारा ये खून कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा 45 mm of Hg। ठीक है, अब ये पहुंच जाएगा एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के अंदर का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40 mm of Hg। ठीक है, तो जब बच्चों हमारे CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, 40 mm of Hg होता है, जब हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है और एल्वियोलाई का कम है, तो CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है, और जब हम लोग ये ब्रीद आउट करेंगे बच्चों, यही CO2 रिच एयर विल मूव इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है बच्चों। इट इज ओनली एंड ओनली 0.3 mm of Hg का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है बच्चों। ऑल राइट, तो क्या हुआ बच्चों? CO2 की कहानी बिल्कुल उल्टी चली। O2 में पहले हमने ब्रीद इन किया, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से ब्लड में भेजा O2 को, ये ब्लड लेके गया उसको टिश्यूज के पास और इंटरनल रेस्पिरेशन से एक्सचेंज कर लिया। यहां पे इंटरनल रेस्पिरेशन से CO2 पहले ब्लड में आया, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई के पास आया और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से ये CO2 एल्वियोलाई में चले गया और ब्रीद आउट करने पे एटमॉस्फेयर में चले गया। ठीक है, तो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण हम लोग O2 और CO2 को हमारे बॉडी में एक्सचेंज कर पाते हैं। और एक चीज याद रखना बच्चों, हमारे डिफ्यूजन ऑफ O2 के लिए हम लोग ने यहां पे कितना डिफरेंस दिया है? 64 mm of Hg का डिफरेंस दिया है। और यहां पे कितना डिफरेंस दिया है बच्चों? तकरीबन 55 mm of Hg का डिफरेंस दिया है। लेकिन उधर ही देखिए CO2 का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना कम है, ओनली एंड ओनली 5 mm of Hg इन बोथ केसेस। तो बच्चों कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में हम लोग इतना सारा CO2 कैसे डिफ्यूज कर पाते हैं? क्योंकि इनके सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है बच्चों। क्योंकि CO2 ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में भी ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ CO2 डिफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और इसी के साथ हमारा बच्चों ये टॉपिक भी होता है समाप्त। आई होप आई हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग फॉर यू। हमने इस टॉपिक तक एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अगर आप लोग बच्चों सांस थाम के बैठे थे तो अभी आप सांस आराम से ले सकते हो, क्योंकि आज का क्लास यहीं पे होता है बच्चों समाप्त। अगले क्लास में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, दैट इज जितने भी रिमेनिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और साथ ही साथ बच्चों हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सारे हम कवर कर लेंगे एंड वी विल बी डन विद दैट चैप्टर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर भी जल्द बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया बच्चों। आपके दिमाग में कोई भी डाउट या कोई रिकमेंडेशन या कोई भी फीडबैक हो तो आप जरूर बच्चों इसको कमेंट सेक्शन में छोड़िए। लेकिन तब तक के लिए दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ।